नमस्ते बच्चों। चले हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट डे का लेक्चर हमने देखा था, फर्स्ट डे के लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो ब्रीफ कर लेते हैं। 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। बट हाँ, ये हमारी प्रैक्टिस रहेगी। क्या प्रैक्टिस रहेगी कि जो भी हमने लास्ट डे पढ़ा है हम उसे 5 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। अब हम रिवाइज कर लेते हैं एंड फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल देखा था, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हमारा जो कंपनी लॉ है वो 2013 वाला कंपनी लॉ हम पढ़ रहे हैं। हमने देखा था कि वो कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस करके आया है। ठीक है, 12 सितंबर 2013 को हमारा कंपनीज एक्ट आया जो कि कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस करके आया था, है ना। फिर हमने देखा था कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर टोटल 29 चैप्टर्स हैं, 470 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल हैं या स्केड्यूल है, जैसा भी आप बोल लो, है ना। फिर हमने देखा था क्या कि पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर 658 सेक्शंस हुआ करते थे, जबकि नए कंपनीज एक्ट के अंदर 470 सेक्शंस हैं। तो जो सेक्शन इररिलेवेंट हो चुके थे उन्हें हटा दिया गया। नए एक्ट के अंदर उन्हें हटाकर हमने क्या कर दिया, सेक्शन 470 तक लेकर आ गए, है ना। फिर ये जो हमारा एक्ट था 29 अगस्त 2013 को इसे प्रेसिडेंट की क्या मिली थी, अप्रूवल मिली थी। एंड ये एक्ट हमारा कमेंस हुआ था कब से, तो बोले 30 अगस्त 2013 को हमारा पहला सेक्शन आया था। फिर 98 सेक्शंस आए थे 12 सितंबर 2013 को एंड मेजर 183 सेक्शंस आए थे, कब आए थे, 1 अप्रैल 2014 को, है ना। ये वाली डेट मैंने आपको कल भी कहा था, आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगी। इस डेट का बहुत ज्यादा रिलेवेंस है, ये आपको प्रॉपरली याद रखना पड़ेगी क्योंकि आगे के भी जो प्रोविजंस हम पढ़ेंगे उन प्रोविजंस में इस डेट का रेफरेंस आएगा। अब ये 183 सेक्शंस कौन से हैं, ये अपन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे मालूम पड़ता जाएगा। ये 98 सेक्शंस कौन से हैं, हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे मालूम पड़ता जाएगा। फिर हमने देखा था कि कंपनी लॉ को इंप्लीमेंट कौन करता है, इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है। यार कंपनीज एक्ट तो बना दिया, पार्लियामेंट ने बना दिया, अब कंपनी लॉ कंप्लाई हो रहा है या नहीं, सब लोग सारी कंपनीज एक्ट को फॉलो कर रही हैं या नहीं, ये इंप्लीमेंटेशन का काम किसका होता है, ये देखने का काम किसका होता है कि बनाया गया कंपनीज एक्ट कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर कंपनीज कंप्लाई नहीं कर रही हैं तो किस तरह से उनके अगेंस्ट पैनल एक्शन लिए जाएं। तो मैंने बोला था कि मेन हेड जो है वो तो कौन है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सारे पावर्स रखती है। एंड गवर्नमेंट खुद से कोई काम करती है क्या, मोदी जी क्या सब जगह जा जाकर काम कर सकते हैं, नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट अपने सारे काम करने के पर्पज से क्या बना के रखती है, अपने डिपार्टमेंट्स बना के रखती है। तो यहां गवर्नमेंट ने सेंट्रल लेवल पर अपना एक डिपार्टमेंट बनाया है जिसे हम क्या बोलते हैं, एमसीए, जिसे हमने प्यार से बोला था मोसा बोलते हैं, है ना। ये सेंट्रल लेवल पर काम करता है। आपको मालूम है एमसीए का हेड कौन है, अपनी निर्मला मैम, निर्मला सीतारमैया का नाम सुना होगा ना आपने, वो कौन है, एमसीए की हेड हैं, वो कंट्रोल करती हैं यहां की सारी चीजों को। फिर क्या, फिर रीजनल लेवल पर हमने देखा था रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं, रीजनल लेवल पर हमने देखा था रीजनल डायरेक्टर होते हैं। एंड एट प्रेजेंट इंडिया में कितने रीजनल डायरेक्टर हैं, तो 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं, ये भी हमने देखा था, है ना। एंड स्टेट लेवल पर हर कंपनीज को रेगुलेट कौन करता है, तो बोले आरओसी करता है, जैसे प्यार से हमने क्या बोला था, रोजी करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा स्टेट लेवल पर सारी चीजों को क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। हमारे यहां एट प्रेजेंट कितने आरओसी हैं, कोई देगा जवाब, चलो मैं बता देता हूं, 22 आरओसीज हैं अभी एट प्रेजेंट हमारे यहां जो काम कर रहे हैं। ठीक है, ये अथॉरिटीज जो हैं, चाहे एमसीए ले लो जो सेंट्रल लेवल पर काम करती है, चाहे आरडी ले लो जो रीजनल लेवल पर काम करता है, चाहे रोजी ले लो जो स्टेट लेवल पर काम करती है। हर स्टेट के अंदर एक आरओसी होता है,
या हर स्टेट के अंदर एक रोजी होती है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि उस स्टेट के अंदर केवल उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जितनी कंपनीज काम कर रही हैं उन कंपनीज को कंट्रोल करना, है ना। हर्ष, बिल्कुल आपने सही बोला है, बिल्कुल 22 आरओसीज हैं हमारे, बिल्कुल आपने सही बोला है, ठीक है। अब ये जो स्टेट लेवल पर जितनी भी कंपनीज होती है, जैसे एमपी में जितनी भी कंपनीज है ना, उन सबको कंट्रोल कौन करेगा? एमपी आरओसी, जो कि कहाँ है? ग्वालियर के अंदर है। अब वैसे तो ऑनलाइन सारा काम होता है, बट ठीक है, जब पहले फिजिकली हुआ करता था तो आरओसी कहाँ बैठता था? तो बोला आरओसी का ऑफिस हुआ करता था ग्वालियर, अभी भी ग्वालियर ही है। अब 2 स्टेट्स ऐसी हैं, मैं 2 स्टेट्स मूवी का नाम नहीं ले रहा हूं, 2 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें 2 आरओसी है। भाई ऐसा क्यों कर दिया यार? अरे वर्किंग लोड ज्यादा है यार, नंबर ऑफ कंपनीज ज्यादा है, एक आरओसी से काम नहीं संभलेगा, तो ठीक है 2 आरओसी बना दिए। तो ऐसी कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनमें 2 आरओसी हैं? बताएगा कोई? हाँ, एक तो है हमारी महाराष्ट्र, जिसमें 2 आरओसी है। महाराष्ट्र में एक आरओसी है मुंबई में, एंड दूसरा आरओसी है पुणे में, है ना। प्रेमा, बिल्कुल सही बोला है आपने, एक तो महाराष्ट्र है, बिल्कुल सही बोला आपने कि महाराष्ट्र के अंदर कितने आरओसी हैं? 2 आरओसी हैं, एक तो मुंबई में है, एंड दूसरा क्या कहाँ है? पुणे के अंदर। जो मुंबई वाला आरओसी है वो मुंबई की सारी कंपनीज को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। जो पुणे वाला आरओसी है वो पुणे और मुंबई महाराष्ट्र की जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें कंट्रोल करता है। दूसरी स्टेट से हमारी तमिलनाडु, है ना प्रेमा, दूसरी स्टेट है हमारी कौन सी? तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर भी दो क्या है? आरओसी हैं। एक तो कहां है? चेन्नई में, जो केवल रजनीकांत की कंपनीज को कंट्रोल करता है, नहीं, जो चेन्नई की सारी कंपनीज को कंट्रोल करता है। एंड दूसरा है कोयम्बटूर में, नाम सुना ना, छोले भटूरे जैसा नाम लग रहा है, कोयम्बटूर में, तो दूसरा है कोयम्बटूर में। तो तमिलनाडु के अंदर 2 आरओसी हैं, महाराष्ट्र के अंदर 2 आरओसी हैं। ऐसा नहीं कि हम इन्हें कोई स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं। ऐसा क्यों किया हमने? अरे वर्किंग लोड ज्यादा है, एक से नहीं संभलेगा, तो क्या जबरदस्ती काम कराओगे क्या? नहीं, जबरदस्ती काम तो नहीं करा सकते अपन, ठीक है। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं जो हमारे कंपनीज एक्ट को क्या करती हैं? इंप्लीमेंट करती हैं। इंप्लीमेंट करने का मतलब समझ में आया ना? क्या इनका काम होता है? क्या काम होता है? ये देखना कि इनकी स्टेट में, आरओसी देखेगा इनकी स्टेट में जितनी भी कंपनीज हैं वो सब कंपनीज एक्ट कंप्लाई कर रही हैं या नहीं। फिर रीजनल डायरेक्टर क्या देखेगा? मेरे रीजन के अंदर जितनी कंपनीज हैं वो ठीक ठाक चल रही हैं या नहीं। ठीक ठाक चल रही मतलब बिजनेस नहीं देखेगा, लॉ कंप्लाई कर रही है या नहीं। एंड सेंट्रल लेवल पर ये काम किसका है? एमसीए का। एमसीए की हेड कौन है अभी बताया मैंने आपको? निर्मला मैम, ठीक है। तो ये सब मिलकर काम करते हैं, ये सब मिलकर इंश्योर करते हैं क्या? कि भाई कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कंप्लाई हो, सभी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कंप्लाई करें। इनका काम होता है चेक करने का, ये कर लेते हैं चेक। बिल्कुल हर्ष, आपने ठीक कहा कि वर्किंग लोड ज्यादा है इन कंपनीज के अंदर, इन स्टेट्स के अंदर, इसलिए हमने इन स्टेट्स के अंदर 2 आरओसी रखे हैं, है ना। अब दूसरी होती है जो हमारी एक्ट के अंदर दूसरी और अथॉरिटीज हैं, उनमें है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। बिल्कुल, क्या नाम दिया है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। हो सकता है ये वर्ड आपने पहली बार सुना हो, इसका मतलब अपन देखते हैं, है ना। एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें यह डिसाइड किया जाता है क्या सही है क्या गलत है। क्या मतलब हुआ? अरे भाई, अगर किसी कंपनी ने लॉ के प्रोविजंस का नॉन कंप्लायंस किया है, किसी कंपनी ने, डायरेक्टर ने, मैनेजर ने, कंपनी सेक्रेटरी ने अगर किसी प्रोविजंस का क्या किया है? नॉन कंप्लायंस, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि उसने प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस किया है? देयर मस्ट बी सम अथॉरिटी जो कि चेक करेगी। क्या चेक करेगी? कि हाँ लॉ के प्रोविजंस का क्या हुआ है? नॉन कंप्लायंस हुआ है। वो चेक करेंगी क्या कि कंपनी ने सही किया है या क्या किया है? गलत किया है। उन्हें चेक करना है कि कंपनी सही है या गलत, कंपनी के ऑफिसर्स सही हैं या गलत।
तो वो जो प्रोसीडिंग्स अडॉप्ट करके ये डिसाइड करते हैं, वो जो लीगल प्रोसीडिंग्स चलाकर ये डिसाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो जो लीगल प्रोसीडिंग्स चलाकर डिसाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लीगली उसे बोला जाता है एडजुडिकेशन। लीगली उसे बोला जाता है एडजुडिकेशन। और सीधी सीधी सी बात है, प्रेमा क्या दिक्कत आ रही है? बाकी लोगों को स्क्रीन क्लियर है? प्रेमा का कहना है कि स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही। यार यहाँ से तो सब ठीक है एकदम, आपके यहाँ हो सकता है नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बट यहाँ से पूरा क्लियर है। और किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है क्या ये? हो सकता है मैंने वर्ड्स छोटे छोटे लिखे हों, क्योंकि वो थोड़ा सा सरिता, अर्जुन, यार ये हो सकता है कि मैंने थोड़ा मतलब राइटिंग छोटी लिखी थी उस हिसाब से, बट अपन अगर इसको और बड़ा कर देते हैं तो हो सकता है आपको और क्लियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखें और क्लियर हुआ? हाँ कशिश, ये जितने चार्ट्स वगैरह हैं सब मैं व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। एक बार आप लोगों का ग्रुप बन जाएगा तो जो भी मैं चार्ट बनाकर पढ़ाया करूंगा, अगर आप वहीं पर नोट डाउन करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप उसे वहीं लिख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज ठीक है, एट द एंड जब हम पढ़ लेंगे तो जो जो पढ़ा है एक एक दो दो दिन का, मतलब जैसे आज जो पढ़ा है उसका चार्ट में इमीडिएटली आपका थोड़ा टाइम बाद व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, उस ग्रुप के अंदर अपलोड कर देंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सरिता आपको क्लियर हुआ? ओके, चले, है ना, क्लियर है सबको? अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन मतलब क्या होता है? एडजुडिकेशन का मतलब समझ में आया ना? ये एक लीगल टर्म है जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली है। अभी हम जेआईजीएल भी स्टार्ट करेंगे तो जेआईजीएल के अंदर भी ये टर्म फ्रिक्वेंटली मिलेगी। हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं उसमें भी ये टर्म फ्रिक्वेंटली मिलेगी। इवन ईबीसीएल आप पढ़ोगे सेकंड ग्रुप के अंदर, उसमें भी ये टर्म फ्रिक्वेंटली आएगी। तो एडजुडिकेशन का मतलब समझते हैं, हमें केवल चीज नहीं समझना है, हमें उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना। तो एडजुडिकेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें लीगल अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि क्या सही है क्या गलत है, लॉ के प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस हुआ है या नहीं, एक व्यक्ति ने इलीगल काम किया है या नहीं। तो यार कंपनीज एंड कंपनी के जितने ऑफिसर्स हैं उन सबके लिए यह मैंडेटरी रहता है कि आप कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस कंप्लाई करोगे। अब अगर वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कंप्लाई नहीं करते हैं तो उनके अगेंस्ट इंस्पेक्शन किया जाएगा, ये चेक किया जाएगा क्या कि उन्होंने लॉ के प्रोविजंस का नॉन कंप्लायंस तो नहीं किया है। क्योंकि ऐसे किसी की भी अगेंस्ट अगर हम ब्लेम कर देते हैं कि यार इसने गलत काम किया है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि हमने बोल दिया तो मान ही लिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सर्कमस्टेंसेस में कुछ लीगल अथॉरिटी होती हैं जो कि ये चेक करती हैं कि क्या वाकई एक्ट के प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस हुआ है जैसा कि कंप्लेन किया गया है। तो वो लीगल प्रोसेस कहलाती है एडजुडिकेशन। एंड जो अथॉरिटी वो एडजुडिकेशन का काम करती है उन्हें बोलते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सिंपल,
नाम से कनेक्ट कर लें। यार हमने एडजुडिकेशन पढ़ा कि एडजुडिकेशन मतलब लीगल प्रोसेस हुई जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि क्या सही है या क्या गलत। जैसे कोर्ट डिसाइड करता है ना क्या सही है क्या गलत, तो कोर्ट के रिलेशनशिप में जुडिशियल प्रोसेस बोला जाता है। नॉर्मल वर्ड यूज होता है जुडिशियल प्रोसेस। तो एडजुडिकेशन भी एक तरह से जुडिशियल प्रोसेस ही है जिसमें जुडिशियली लीगली ये चेक किया जाता है कि एक पर्सन ने काम सही किया है या गलत किया है, ये चीजें चेक की जाती हैं। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जो अथॉरिटीज जो पर्सन ये काम कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोल देंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोल देंगे। सीधी सीधी सी बात है। अब कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के नॉन कंप्लायंस की अगर कंप्लेंट आती है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कंप्लाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो क्या कंपनीज एक्ट के अंदर भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ना यार, कंपनीज एक्ट में भी तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनानी पड़ेगी ना, नहीं तो चेक कौन करेगा, चेकेगा कौन। क्या चेकना है कि भाई लॉ के प्रोविजन कंप्लाई हुए या नहीं। तो दो अथॉरिटी और होती है कंपनीज एक्ट में, है ना, एक होती है एनसीएलटी, एक होती है एनसीएलएटी। एनसीएलटी बोले तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी बोले तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये दो अथॉरिटी होती है, एनसीएलटी एनसीएलटी। ठीक है। अब बोले इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, ये वर्ड में स्टार्टिंग में ही आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम जितने जितने प्रोविजन पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे प्रोविजन हम पढ़ते जाएंगे, ये वर्ड बार बार आते रहेंगे। ठीक है। हर्ष, एनसीएलटी कोड फॉर कंपनीज। हाँ, आप बहुत कुछ कह सकते हैं कि आपने सही कहा है, बट वो जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक लेमैन के हिसाब से, एक ऑर्डिनरी पर्सन के हिसाब से ऐसा बोलना कि एनसीएलटी कोड है कंपनीज के लिए, बिल्कुल ठीक है। बट क्योंकि हम लॉ के एक्सपर्ट बनने वाले हैं तो हमें बिल्कुल माइन्यूटली एक एक चीज मालूम होना चाहिए, है ना। क्या मालूम होना चाहिए कि कोर्ट और एनसीएलटी में डिफरेंस होता है। एनसीएलटी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। क्या वर्ड बोला मैंने, एनसीएलटी क्या है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। ठीक है। एनसीएलटी, एनसीएलटी क्या है, जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है। जुडिशियल अथॉरिटी मतलब कोर्ट, जुडिशियल अथॉरिटी मतलब कोर्ट। कोर्ट का काम क्या होता है, जस्टिस करना। कोर्ट का काम क्या होता है, जस्टिस करना। अरे यार, तो एनसीएलटी भी तो जस्टिस ही कर रही है ना एक तरह से, वो भी तो ये देख रही है ना क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एनसीएलटी कोर्ट नहीं है, लेकिन एनसीएलटी क्या नहीं है, कोर्ट नहीं है। वो क्या है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। क्वासी मतलब होता है सिमिलर, क्वासी मतलब होता है उसके जैसी, बट एग्जैक्टली वो नहीं। बोले इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि एनसीएलटी काम वही करती है जो कि कौन करता है, कोर्ट। जैसा कि हर्ष ने बोला, जनरली बिल्कुल ठीक बोला उसने, क्या कि काम वही करती है जो कि कौन करता है, कोर्ट करता है। बट फिर भी कोर्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। कोर्ट जनरली हर एक्ट के नॉन कंप्लायंस को देख सकती है, जबकि जबकि कौन होते हैं, हमारी जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होती है वो कोर्ट नहीं होती है, बट काम वही करती हैं जो कोर्ट करता है। जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होती हैं उन्हें स्टैब्लिश किया जाता है स्पेशल एक्ट के द्वारा, केवल उस स्पेशल एक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस को देखने के लिए। जैसे कंपनीज एक्ट हमारा स्पेशल एक्ट है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस का नॉन कंप्लायंस चेक करने के पर्पस से हमने एक स्पेशल अथॉरिटी बना दी जिसे क्या बोलते हैं, एनसीएलटी और एनसीएलएटी। इनका काम केवल ये देखना है कि कंपनीज में कोई लफड़ा तो नहीं हुआ है। इनका काम केवल ये चेक करना है कि कंपनी लॉ के प्रोविजन कंप्लाई कर रही है या नहीं। ये दूसरे लॉ से कंसर्न नहीं है। इनके पास आप दूसरे किसी एक्ट के नॉन कंप्लायंस का केस लेकर आओ, नहीं सुनेंगे। जबकि आज जो ऑर्डिनरी कोर्ट होता है उसके पास तो सारे केस लेकर जा सकते हो। तो ये काम वही करती हैं जो कि कौन कर रहा है, कोर्ट। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। ठीक है। इनके बारे में और डिटेल अपने को पढ़ने को मिलेगी आगे। अभी मैं थोड़ा सा ही ब्रीफ ही आपको बता पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे अभी ये टर्म आपको डिटेल में नहीं बतानी है। हाँ, ये टर्म
हर प्रोविजन में फ्रिक्वेंटली आती रहेगी, तो वहां हम ब्लैंक नहीं बैठे रहे यार कि उनका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ। वहां बार बार मैं बताने में टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगा, एक बार अपन अच्छे से समझ लेते हैं, फिर ये चीजें जब आएगी आपको क्लिक हो जाना चाहिए, सीधी सीधी सी बात है ना। तो एडजुडिकेशन मतलब हुआ प्रोसेस ये डिसाइड करने की कि क्या सही है क्या गलत है, एंड जो अथॉरिटी ये प्रोसेस चला रही है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर भी दो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैं, कौन कौन सी, बोले एनसीएलटी है, एनसीएलटी है। अब बोले दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बोले अगर कोई भी कंप्लेंट आती है क्या कि सही हुआ है या गलत, वो जाती है एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी चेक करता है कि कंपनी ने या कंपनी के ऑफिसर जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है, कंपनी या कंपनी के ऑफिसर जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है, वो चेक करता है कि हाँ इन्होंने सही किया है या गलत। अब मालूम पड़ा एनसीएलटी ने बोल दिया कि कंपनी ने कंपनीज एक्ट के प्रोविजन का क्या किया है, नॉन कंप्लायंस किया है, जबकि कंपनी को लग रहा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, कंपनी को बुरा लग गया, उसका ईगो हर्ट हो गया, उसे तो लग रहा मैंने कुछ नहीं किया। और ठीक है ना, तेरे को लगता है कि तेरे साथ एनसीएलटी ने इनजस्टिस किया है, तू सही था, फिर भी एनसीएलटी का कहना पड़ रहा है कि तेने गलत किया है, तो तू अपील कर। बोले यार ये अपील क्या होता है, तो बोले जब छोटी अथॉरिटी ने कोई डिसीजन दिया है जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, छोटी अथॉरिटी ने जो डिसीजन दिया है जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो उससे जो बड़ी अथॉरिटी होती है, उससे जो बड़ी अथॉरिटी होती है उसके पास जाकर हम क्या करते हैं, अपील। अपील में हम क्या करते हैं, हम बड़ी अथॉरिटी को बोलते हैं यार ये छोटी अथॉरिटी ने जो डिसीजन दिया ना यार ये हमें सही नहीं लग रहा है, इसने काम अपना प्रॉपर तरीके से नहीं किया, आप एक बार चेक कर दो। देन वो बड़ी अथॉरिटी है वो बोलती है अच्छा ऐसा है हम देख लेते हैं, फिर वो बड़ी अथॉरिटी क्या करती है, सारी चीजों को चेक करती है कि छोटी अथॉरिटी ने सही ढंग से काम किया या नहीं, और अगर उसे लगता है कि छोटी अथॉरिटी ने तो ढंग से काम किया है, तुम फालतू की बकवास कर रहे हो, तो आपकी अपील डिसमिस कर दी जाती है। यह बोला जाता है नहीं एनसीएलटी ने जो डिसीजन दिया सही है। बट हाँ अगर एनसीएलटी को लगता है नहीं यार एनसीएलटी ने जो डिसीजन दिया वो सही नहीं है, तो वो एनसीएलटी के डिसीजन को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। जैसे सिंपल वर्ड में हम लेते हैं, हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। अब अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, उससे छोटा कौन है, हाई कोर्ट, उससे छोटा कौन है, कोर्ट ऑफ सेशन, उससे छोटे कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं, और उनसे छोटा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्रिमिनल मैटर्स पर। ठीक है, अब अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया ना जिससे एक पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत ही डिससेटिस्फाइड किस्म का इंसान है वो, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बड़ी कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन होती है, वहां जाकर अपील कर दे। कोर्ट ऑफ सेशन ने डिसीजन दिया ना, उससे कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो कोर्ट ऑफ सेशन से बड़ी कोर्ट होती है हाई कोर्ट, वहां जाकर अपील कर दें। वो हाई कोर्ट के भी डिसीजन से हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो है ना सुप्रीम कोर्ट, वहां जाकर अपील कर दें। हमारे यहाँ इसलिए तो केसेस लंबे चलते रहते हैं, क्यों, एक तो पहले ही जब केस डिसाइड हुआ 15-20 साल में वही हुआ, फिर अपील पर अपील, अपील पर अपील, अपील पर अपील चलती जाती है। हाँ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फिर क्या हो जाता है, फाइनल। तो सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि उससे छोटी कोर्ट कौन सी, बोले हाई कोर्ट, यार उसने ढंग से काम किया है कि नहीं, ढंग से काम किया है कि नहीं, इसका मतलब बोले लॉ के प्रोविजन कंप्लाई किए या नहीं। फिर उससे छोटी कोर्ट कौन सी है, कोर्ट ऑफ सेशन, तो कोर्ट ऑफ सेशन के रिलेशनशिप में पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास। अरे यार सीधी सीधी सी बात है ना, पापा कुछ गलत कर रहे हैं या सही, ये डिसाइड कौन करेगा, दादाजी, मम्मी नहीं, दादाजी डिसाइड करेंगे, तो वो सुपीरियर अथॉरिटी है, सीधी सीधी सी बात है। अरे आपने और मैंने सही किया या गलत कौन डिसाइड करेगा, बोले हमारे पापा डिसाइड करेंगे, हमसे बड़ी अथॉरिटी। हो सकता है हमने सही किया वो हमें अप्रूव कर देंगे, हो सकता है हमने गलत किया वो लपड़ खा जाओगे, कोई मतलब नहीं। तो इसी तरह से एनसीएलटी के डिसीजन के अगेंस्ट अपील करने के लिए अपीलेट अथॉरिटी भी दी है, कहां पर, कंपनीज एक्ट में ही दी है, कौन, एनसीएलटी। तो इन्हें हम बोलते हैं बेटा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, है ना, इन्हें हम बोलते हैं इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी। ये क्या करती हैं, ये इंश्योर करती हैं कि सभी व्यक्ति लॉ के प्रोविजंस कंप्लाई करें, और अगर किसी ने क्या कर दिया, नॉन कंप्लायंस किया है, तो ये फिर उनके अगेंस्ट क्या लेती हैं, एक्शन। एक्शन लेने के लिए कहां जाएगी, एनसीएलटी के पास। फिर एनसीएलटी का जो डिसीजन होगा आपको मानना पड़ेगा, आप नहीं मानते हो आप अपील कर दो सीधी सीधे से जाकर। तो ये हमारी एक्ट के अंदर अथॉरिटीज थी, है ना।
तो हमने जनरली केवल एक्ट का क्या लिया है, ओवरव्यू लिया है, और हमने अभी कुछ पढ़ा नहीं है, बट ये जनरल नॉलेज की चीज है, ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्रोविजन से स्टार्ट कर रहे हैं। बट हाँ, फिर बोल दूं कि प्रोविजन स्टार्ट करने से पहले अभी आज का और कल का 2 दिन का लेक्चर जो है मैं बेसिक चीजें डिस्कस करूंगा, बहुत बेसिक चीजें डिस्कस करूंगा, है ना। वो बेसिक चीजें डिस्कस करने के बाद फिर अपन प्रोविजन स्टार्ट करेंगे, एंड हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी से, जो कि 40 मार्क्स का वेटेज रखता है, जिसमें चैप्टर भी 6 हैं। तो यार फटाफट से खटाखट से ये 6 चैप्टर खत्म करके 40 नंबर जिम में रखे ना, फिर हम जाएंगे पार्ट ए पर, जिसमें 14 चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा, और वेटेज 50 मार्क्स का। ठीक है, उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि कंपनी क्या होती है। वेट कर रहा हूं चैट बॉक्स के अंदर आपके मैसेज का, क्या होती है कंपनी। ये जो आप बोल रहे हो ना, क्या कि कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है, जैसे सरिता ने बोला कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, बिल्कुल ठीक है, कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, बिल्कुल ठीक है। और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कशिश शुक्ला, है ना, तो शुक्ला जी ने थोड़ा सा और चेंज कर दिया कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, बिल्कुल ठीक बोला है, कहीं से कहीं तक गलत नहीं। अरे यार 11th क्लास से हम कंपनी की बकवास पढ़ते आ रहे हैं, 11th क्लास से कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रेमा ने बोला है कंपनी इज अ कंपनी विच रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये प्रेमा जो है वो लीगल डेफिनेशन लेकर आई है, प्रेमा ने जनरल मीनिंग नहीं बताया है, उसने लीगल डेफिनेशन लिख दी। 11th-12th क्लास की उसको डेफिनेशन याद थी, बहुत अच्छा, आई लाइक इट, है ना। फिर इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन बी स्यूड और स्यू, हाँ मैंने भी लिखा है ऐसा, मेरे को भी ये आया है ना। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, एकदम सही जा रहे हो, बट मेरे मन का जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला है। चलो, ये जितना आप बोल रहे हो ना, क्या कि कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है, कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। मुकुंद का कहना आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ लीगल अथॉरिटी इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जनरली बिल्कुल सही कह रहे हो, 11th-12th के नॉलेज के बेसिस पर आपने बिल्कुल सही कहा है, किसी ने गलत आंसर नहीं दिया है। एंड ये अच्छी बात है, अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना सीखे, अपनी तरफ से रिप्लाई देना सीखे। अरे यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा ना, ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा, गलत होगा। सुन दो ना यार, मैं करेक्ट करूंगा ना, मैं हूं काहे के लिए, करेक्ट करने के लिए हूं ना। लेकिन अगर आप बैठ के केवल सुनते रहोगे ना, तो 2 नुकसान होंगे। एक तो सुनते सुनते कब नींद आ जाती मालूम नहीं पड़ता है, एंड दूसरा, अगर आप केवल सुनते रहोगे तो आपको चीजें लर्न नहीं होगी। आप बोलोगे ना, आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे ना, तो आपका बहुत फायदा है। अच्छा, एज ए कंपनी सेक्रेटरी क्या हम लीगल कंसल्टेंट बनेंगे। हाँ यार बनेंगे तो सही, लीगल कंसल्टेंट बनेंगे। अंजुमन शुक्ला, हेलो, क्या हालचाल है बेटा, बहुत लेट आए, है ना। अब हम यहां तक कंटिन्यू कर चुके हैं। अब जैसे मैं बोल रहा था, हम लीगल कंसल्टेंट बनेंगे। कंसल्टेंट मतलब समझते हो, कंसल्टेंट मतलब क्या, जो अपनी तरफ से लीगल एडवाइस देगा कि नहीं देगा। हाँ देगा ना यार, लीगल एडवाइस देने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा ना, मुंह खोलने के लिए बोलना पड़ेगा ना। तो अगर अभी से बोलने की आदत डाल ली है, अभी से अगर हम बोलने की आदत डाल लें, प्रैक्टिस करते जाएं, यार सब काम हो जाएगा। एक छोटा बच्चा होता है ना, उसे बोलना सीखने में कितना टाइम, एक न्यूली बॉर्न बेबी जो होता है, उसे बोलना सीखने में कितना टाइम लगता है। लड़कियां होती ना, तो 1 आध साल में बोलना चालू कर देती है, बहुत चकर चकर करती है। लड़कियां होती है, बेबी गर्ल है अगर 1 आध साल में, बेबी बॉय है तो 1.5-2 साल में बोलना चालू करता है। लड़के आलसी होते, नहीं बोल पाते हैं जल्दी। लेकिन किस समय क्या बोलना है, ये सीखने में जिंदगी पर लग जाती है। बोलना सीखने में तो 1.5-2 साल लगता है, बट किस समय क्या बोलना है ये सीखने में जिंदगी लग जाती है। और हमें यही सीखना है कि किस समय हम मुंह खोलें,
किस समय हम क्या बोलें, सही बोलें। क्योंकि जब आपसे क्लाइंट एडवाइस लेना आएगा तो हम ये नहीं बोल सकते यार ये किताब पढ़ी, पढ़ ले इसको, नहीं बोल सकते ऐसा। बोल सकते हो क्या, बोलेगा ठीक है यार, जब मेरे को ही पढ़ना सब मुझे ही करना तो फीस तू काहे की ले रही है, मत ले। हमारे इंदौरी लैंग्वेज में तो ये काहे की ले रही है, तो रहने दे। तो सीधी सी बात है, हमें हमारे आइडियाज को एक्सप्रेस करते आना चाहिए। जैसे एक सिंपल चीज बोलता हूं, मुझे सब आता है, 18-20 साल से मैं पढ़ा भी रहा हूं, एज ए कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस भी कर रहा हूं, मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, 1000 से ज्यादा कंपनीज है मेरे पास जिनको मैं लीगल कंसल्टेंसी देता हूं, मुझे सब आता है। बट मैं अगर आपके सामने बैठा हूं और जो मुझे आता है मैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाऊं, जो मुझे आता है मैं वो आपको दे नहीं पाऊं, तो मतलब क्या यार, मेरे ऐसे नॉलेज का मतलब क्या है। तो जब तक मैं मेरे थॉट्स को, मैं मेरे आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर सकता सही तरीके से, मेरा नॉलेज का कोई मतलब नहीं, आपके लिए कोई मतलब नहीं। तो बेटा ऐसे अपने को भी सीखना है कि जितना नॉलेज हमारे में है हम उसे एक्सप्रेस कर सके, हम उसे बोल सकें। तभी तो मालूम पड़ेगा हम कितने इंटेलिजेंट है, तभी तो मालूम पड़ेगा कि हम मार्केट के अंदर किस तरह से फाइट कर पाएंगे। चलें, शुभी का कहना है कंपनी टुगेदर एंड पनीज मीन्स ब्रेड, ये आपने बिल्कुल जनरल मीनिंग बता दिया कि कम मतलब होता है विथ टुगेदर एंड पनीज मतलब होता है ब्रेड। तो कंपनी वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो अपने ब्रेड एंड बटर को साथ में मिलकर चलाते हैं, है ना। ये सब मैं इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे। बट ठीक है, मैं नहीं चाह रहा कि वो मोनोटोनस चीज से अपन स्टार्ट करें जो 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी, वो पर्सनालिटी। जब अपन एग्जीक्यूटिव में आ गए तो थोड़ा सा उसका फील लेना, और हम इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करें ना। यार हम खाना खाने बैठते हैं तो सबसे पहले उस डिश पर हाथ लगाते हैं ना जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आ रही है, जो जाकर पेट को सेटिस्फेक्शन देगी। तो उसी तरह से हम उस टॉपिक को पहले लेना जो सबसे ज्यादा एग्जाम में वेटेज रखता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। कविता, आपने बिल्कुल ठीक कहा है ना। एंड टू बी, कंपनी कैन ओनली क्रिएट एंड डिस्ट्रॉयड बाय लॉ, बिल्कुल ठीक है आपको, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है तो उसका बर्थ भी लॉ से होता है, उसकी डेथ भी किससे होती है, लॉ से होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। तो कविता, जैसा मैंने कहा कि कम मतलब विथ या टुगेदर एंड पनीज मतलब होता है ब्रेड, ये कंपनीज वर्ड का हमने पोस्टमार्टम कर दिया, 2 वर्ड में डिवाइड कर दिया। लेकिन मेरा जो आपको कहना है, अब मैं आपको बताता हूं कि कंपनी जो है ये क्या है। बोले कंपनी है मोड ऑफ रनिंग एनी लीगल बिजनेस। कंपनी क्या है, मोड ऑफ रनिंग एनी लीगल बिजनेस। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी बनाते क्यों हो, बिजनेस करने के लिए। चलो बताओ कंपनी बनाते क्यों हो, आंसर आना चाहिए, क्यों बनाते हैं कंपनी। हाँ, बिजनेस करने के लिए। आपने जितना बोला मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा गलत है, आप बिल्कुल सही हो, अपनी जगह बिल्कुल सही हो। बट अगर एक जनरल पर्सन, है ना, अगर एक जनरल पर्सन आपसे पूछता है, आपका छोटा भाई बहन आपसे पूछता है कि यार कि भैया या दीदी कंपनी क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, आर्टिफिशियल पर्सन। फिर वो पूछ लेगा ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, फिर आप बोलोगे नहीं कम का अर्थ होता है, पनीस का मतलब ये होता है। फिर वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, मतलब उसकी क्वेरी सॉल्व नहीं हुई है। बट अगर हम सीधे बोलें कि कंपनी क्या है, एक बिजनेस को चलाने का मोड है। कंपनी क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल आशुतोष, आपने बिल्कुल आशुतोष सही कहा है, फॉर डूइंग बिजनेस विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। बट बेटा कंपनी की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो सकती है। आपको अगर ध्यान हो तो लाइबिलिटी के बेसिस पर कंपनी 3 तरह की होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। तो कंपनी की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो सकती है ना। अगर आपने 11th-12th नहीं पढ़ा हो, मतलब आपके लेवल का उस समय नहीं था ये, तो यहां पढ़ने को मिलेगा बहुत, क्योंकि एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए ना अपने को। बट हाँ, ये बिल्कुल सही बोला आशुतोष आपने कि कंपनी बिजनेस करने के लिए बनाई जाती है। कशिश, आपने बोला है टू अर्न वॉलंटरीली प्रॉफिट, बिल्कुल कंपनी प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाई जाती है, बिल्कुल आपने सही बोला। बट कशिश मुझे एक बात बताओ कि कंपनी बनाते ही प्रॉफिट चालू हो जाएगा क्या, नहीं होगा। क्यों, अरे बिजनेस करना पड़ेगा, और ये भी पक्का नहीं है कि बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। फिर एक आपने कंपनी पढ़ी होगी सेक्शन 25 कंपनी,
जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाई जाती है। बट कशिश ये बात पक्की है, बिल्कुल सही है कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट यही होता है कि हम क्या अर्न करें, प्रॉफिट अर्न करें। हमारा और कोई पर्पस नहीं होता है, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट यही होता है, क्या, प्रॉफिट अर्न करना। बट हाँ, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करना जरूरी है। ऐसा नहीं मैंने आज कंपनी बनाई कल से प्रॉफिट होना चालू, नहीं, हर बिजनेस प्रॉफिट में जाए ये भी जरूरी नहीं है। बट हाँ, हमारा एंड ऑब्जेक्ट, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट तो एक ही है, क्या, माल कमाना। सीधी सीधी सी बात है। बट वो माल कमाने के लिए बिजनेस करना पड़ेगा। तो प्राइमा फेसिया तो हम यही बोलेंगे, क्या, हमने कंपनी बनाई है काहे के लिए, बोले यार बिजनेस करने के लिए बनाई है कंपनी हमने। एंड वो बिजनेस हम करेंगे, बिजनेस करेंगे तो हमें क्या अर्न होगा, प्रॉफिट। हमारी कोशिश तो यही रहेगी प्रॉफिट हो, सीधी सीधी सी बात है। समझ में आ रहा ना आपको। तो हम जनरली यहां से लेते हैं कि कंपनी क्या है, तो बोले कंपनी इज अ मोड ऑफ रनिंग लीगल बिजनेस। कंपनी क्या है, बोले एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने बनाई क्यों है, किसी लीगल बिजनेस को करने के लिए। अगर मुझे बिजनेस नहीं करना है तो क्या मैं कंपनी बनाऊंगा, नहीं, मेरा ऑब्जेक्ट बिजनेस करना ही है। अगर मुझे बिजनेस नहीं करना है मैं कंपनी बनाऊंगा ही नहीं। फिर बिजनेस करके मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना है, बहुत अच्छी बात है, सबका होता है। बट हाँ, अगर सेक्शन 25 वाली कंपनी, जिसे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बोलते हैं, सेक्शन 25 वाली कंपनीज जिसे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बोलते हैं, वो अगर है तो फिर मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना भी नहीं है। वो अपन पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, है ना। तो अभी आप यूं समझो कि कंपनी क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो मैंने बनाई काहे के लिए है, किसी बिजनेस को, या यूं कहो किसी लीगल बिजनेस को करने के लिए बनाई है। तो गुरु एक बात बताओ कि क्या बिजनेस करने के लिए ही कंपनी बनाना जरूरी है? क्या मैं बिजनेस बिना कंपनी बनाए नहीं कर सकता? क्या बिजनेस करने के लिए एकमात्र ऑप्शन, ओनली चॉइस, ओनली अवेलेबल ऑप्शन इज कंपनी ओनली, और मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है? क्या मैं कंपनी के अलावा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसके के थ्रू बिजनेस चला सकता हूं, है ना? तो जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हम उन्हें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्टडी करने के पर्पज से हम उन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। हम जितनी भी, हाँ सरिता, प्रेमा, कशिश, आशुतोष, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हम उन्हें स्टडी के पर्पज से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड वन इज नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बोले गुरु, ये दो आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बता तो दिए हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? ये कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में। बोले क्या, बोले ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, नोन एज कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपलसरी होता है, उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बोले क्या मतलब, बोले अगर मुझे इस तरह के मतलब मुझे अगर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बिजनेस करना है, तो जब तक मैं अपने बिजनेस का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का क्या ना करवा लूं रजिस्ट्रेशन, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम नहीं कर सकता। जैसे कंपनी कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ओ भाई क्यों? क्योंकि जब तक कंपनीज एक्ट 2013 में आप क्या नहीं करवाओगे रजिस्ट्रेशन, जब तक कंपनीज एक्ट 2013 में आप क्या नहीं करवाओगे रजिस्ट्रेशन, तब तक कंपनी बनाकर आप बिजनेस नहीं कर सकते। अरे आप ही ने बोला ना कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, हाँ है ना। तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहलाती है क्योंकि उसका बर्थ लॉ से होता है, उसकी डेथ लॉ से होती है। जैसे कि एक बच्चे ने कहा था ना, क्या, कि इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड डिस्ट्रॉयड बाय लॉ, शुभी ने कहा था।
है ना, बिल्कुल सही है। उसका बर्थ लॉ से होता है, उसकी डेथ भी लॉ से होती है, दोनों ही चीज किससे हो रही है, लॉ से। तो कंपनी तब एग्जिस्टेंस में आती है जब हम उसका क्या करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन। किसके पास, रोजी के पास, अपनी रोजी है ना आरओसी, उसके पास रजिस्ट्रेशन कराते हैं। दैट इज वाई कंपनी इज अ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप कंपनी बनाकर बिजनेस नहीं कर सकते। सेम एलएलपी के केस में होता है। अब एलएलपी क्या, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, बिल्कुल सही बोला आपने, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, है ना। एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी गवर्न होती है एलएलपी एक्ट से, एलएलपी एक्ट 2008, है ना। तो अगर आपको एलएलपी बनाकर बिजनेस करना है, एलएलपी क्या होती है सब पढ़ेंगे आगे अपन, है ना। मैं अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूं, इनकी डिटेल एक एक की अपने को पढ़ना, उसकी टेंशन नहीं करना, है ना। तो अगर मुझे एलएलपी बनाकर भी बिजनेस या प्रोफेशन करना है, तो जब तक मैं एलएलपी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा, कौन से एक्ट में, तो बोले एलएलपी एक्ट 2001 में, तो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा मेरी एलएलपी बनाकर काम नहीं कर सकता मैं। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, किसका, एलएलपी का भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फिर होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कौन होती है बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अरे यार नाम से ही क्लियर है, सोसाइटी मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन, सोसाइटी मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब उन व्यक्तियों का ग्रुप जो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए, आपस में एक दूसरे के साथ हेल्प करते हुए बिजनेस करना चाहते हैं। हाँ, इनका पर्पस भी बिजनेस करना ही है, ये भी बिजनेस करने के लिए ही बनाई जाती हैं। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी एज पर नेम इट इज क्लियर, इनका मेन ऑब्जेक्ट अपने मेंबर्स को असिस्ट करना है, अपने मेंबर को हेल्प करना है। होता क्या है यार, हम छोटे छोटे लेवल पर काम करते हैं ना, तो जो बड़ा बिजनेस वाला है उसके साथ हमारा सीधा कंपटीशन है। अब जो बड़ा बिजनेस वाला है ना, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम, मार्केटिंग वो ज्यादा कर रहा है, तो होगा क्या कि उसका प्रोडक्ट हाईलाइटेड है, सब जा रहा है। जबकि जो छोटे लेवल पर काम कर रहा है उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन उसे बड़े बिजनेस वाले के साथ कॉम्पीट करना पड़ा और उसकी उतनी औकात नहीं कि बड़े बिजनेस वाले के साथ कॉम्पीट कर ले। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे छोटे छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं, अगर वो साथ में मिलकर काम करना चालू कर दें, साथ में मिलकर काम करना चालू कर दें, तो एक तो छोटे छोटे बिजनेस का आपस का कंपटीशन खत्म हो गया। एंड बचपन में सुना होगा ना अपन ने, एक लकड़ी रहती है कोई भी तोड़ देता है, लकड़ियों का बंच बन जाता है, तो फिर उसे तोड़ना इजी नहीं है। तो ऐसे ही वो छोटे छोटे बिजनेसमैन जब साथ में मिलकर काम करने लगते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस ही, बट एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, रादर देन कॉम्पिटिंग विथ ईच अदर, दे आर वर्किंग टुगेदर, तो वो अपनी क्या बनाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंगली। इसलिए हमने बोला है कि ये तीनों फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ये किस में आते हैं, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ये किसके अंदर आते हैं, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों आते हैं, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। जब तक इनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाएगा तब तक क्या नहीं होगा, आप इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बिजनेस नहीं कर सकते, जिसमें कौन कौन है, कंपनी है, एलएलपी है एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इन सबके गवर्निंग लॉ अलग अलग हैं, इन सबको गवर्न करने वाले लॉ अलग अलग हैं। कंपनी को कंपनीज एक्ट गवर्न करेगा, एलएलपी को एलएलपी एक्ट 2008 गवर्न करेगा एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। चले, उम्मीद आपको यहां तक समझ में आया। अब बोले नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, ये तो आपने बोल दिया, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। अरे यार तो उसका उल्टा जाना, अब बोले क्या, बोले यार कॉर्पोरेट के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ना, हाँ भाई हाँ जरूरी है। तो नॉन कॉर्पोरेट क्या है, नॉन कॉर्पोरेट मतलब ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, मतलब मैं अगर बिजनेस करना चाहता हूं और ये वाला ऑर्गेनाइजेशन में चूज कर रहा हूं,
इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बिजनेस चलाना चाहता हूं, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन करवाए मैं मेरे बिजनेस को चला सकता हूं। एंड इनमें कौन कौन आता है, ये बचपन से हम पढ़ रहे हैं। क्या? प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ। क्या तुम्हें याद है कि ये बचपन में पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटर होता है, फिर पार्टनरशिप फर्म होती है, एचयूएफ होता है। बोले ये सोल प्रोप्राइटर क्या? तो हमने पढ़ा था सिंगल पर्सन होता है। सोल प्रोप्राइटर याद है ना? चलो बताओ जल्दी से, क्या होता है सोल प्रोप्राइटर? हाँ, सिंगल पर्सन होता है। एक ही पर्सन है जो सारी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक ही पर्सन है जो पूरा बिजनेस मैनेज करेगा, एक ही पर्सन है जिसके पास सारे पावर हैं, एक ही पर्सन है जो सारी चीजों का डिसीजन लेगा, एक ही पर्सन है जो सारा प्रॉफिट सारा लॉस लेकर जाएगा, एक ही पर्सन है जो कि उस बिजनेस का क्या है, सोल ऑनर है, उसी के पास ऑनरशिप है, सब कुछ उसी के पास है। जैसे शर्मा जी हैं, शर्मा जी ने किराने की दुकान खोली, ठीक है। अब शर्मा जी ने किराने की दुकान खोली, सोल ऑनर है, सारा काम वही करते हैं, सारा बिजनेस वही करते हैं, सारी चीजें वही देखते हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन के अंदर वो सोल प्रोप्राइटर हो गए। तो क्या ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है क्या? है ना। तो क्या हम इसके थ्रू बिजनेस नहीं चला सकते? चला सकते हैं ना, बट इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है ना। इसलिए ये काहे में आता है? नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आता है ना। कशिश बिल्कुल ठीक कहा आपने, सिंगल ऑनर होता है सोल, सोल का मतलब ही होता है अकेला, ठीक है। सरिता आपने भी ठीक कहा है, विच इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एडवांटेज, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एडवांटेज ही यही होता है कि उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। तो कंपनी, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब की लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। जबकि नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि इनकी लाइबिलिटी कैसी होती है बेटा, अनलिमिटेड होती है। बिल्कुल सही बोला आपने। बोले गुरु ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या? बोले अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि बोले अगर आप बिजनेस नहीं चला पा रहे हो ना प्रॉपर तरीके से, तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, सारी असेट्स बेचकर लाइबिलिटीज का पेमेंट कराएंगे। मान लो असेट्स बेचकर मिलता है 1 करोड़, जबकि आपकी लाइबिलिटीज कितनी आई, 3 करोड़, डेफिशिएंसी कितनी है, 2 करोड़। तो ये 2 करोड़ के लिए जो ऑनर है उसकी पर्सनल असेट्स, पर्सनल असेट्स मतलब वो असेट्स जिसका कंपनी के, जिसका फर्म के या सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, वो असेट्स भी क्या करवा दी जाएगी, सेल। ये होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। चाहे आप सोल प्रोप्राइटर के रूप में काम करो, चाहे आप पार्टनरशिप फर्म बनाकर काम करो, चाहे आप एचयूएफ बनाकर काम करो, सबका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, क्या, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जबकि कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो यही है, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब जितने पैसे मैंने बिजनेस में लगाए हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब जितने पैसे मैंने बिजनेस में लगाए बस मेरी उतनी की रिस्क है। क्या मतलब? मैंने कंपनी बनाकर 1 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे, मैंने कोई कंपनी बनाकर 1 करोड़ रुपए के शेयर्स ले लिए, अगर कंपनी कल से बंद होती है ना, तो मेरा केवल 1 करोड़ का ही रिस्क है, उससे ज्यादा का रिस्क नहीं है। मेरी लाइबिलिटी केवल 1 करोड़ तक की है, उससे ज्यादा की नहीं है। मेरी पर्सनल एसेट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है यार, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अदरवाइज अनलिमिटेड लाइबिलिटी के केस में लुट जाओगे। पर्सनल यूज के कुछ बर्तन और कपड़ों को छोड़कर, मतलब बर्तन भी वो चांदी सोने वाले नहीं, बस थोड़े बहुत खाना बना सको इतने बर्तन और तन ढकने के लिए कपड़ा, बस इतना छोड़ दिया जाता है, बाकी सब बिकवा देते हैं। अगर लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड, सब बिकवा देते हैं। तो लिमिटेड लाइबिलिटी रखना है तो आपको कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मैंने बोला ना, अच्छा ये मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं ना, तो ये मेरी इच्छा है कि मैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चूज करूं।
लॉ नहीं बोलता है कि तेरे को अगर ये काम करना है तो तेरे को यही कंपनी बनाकर ही करना है, या ये काम तेरे को पार्टनरशिप फर्म बनाकर ही करना है। ऐसा कहीं नहीं, 99% ऐसा कहीं नहीं। मेरी इच्छा है मैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूं, मेरी इच्छा है मैं किस तरह के रिस्क लेना चाहता हूं, मैं क्या एडवांटेज चाहता हूं। मैं लेना चाहता हूं अनलिमिटेड लाइबिलिटी की लिस्ट, तो बनाना यार, ये बना, बट इनके दूसरे फायदे भी हैं। बट मुझे लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए, मैं कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो मेरी इच्छा, श्रद्धा और भक्ति पर ये डिपेंड करता है कि मुझे क्या करना है, मैं किस तरह का रिस्क, मैं किस तरह का एडवांटेज, किस तरह का डिसएडवांटेज ले रहा हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर, फिर सेकंड होता है फर्म, एक से भले दो। कि यार शर्मा जी अकेले काम कर रहे थे, तो एक दिन वर्मा जी आए, बोले यार चल साथ में मिलकर काम कर लेते हैं। शर्मा जी वर्मा जी ने मिलकर एक बड़ी किराने की शॉप खोल ली, धंधा ही कर रहे हैं यार, बड़ी साई धंधा ही है नहीं, बट दो जने मिलकर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म। एक से भले दो हो गए, लाइबिलिटी दो में डिवाइड हो जाएगी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगा, सारी चीजें दो जने मिलकर करेंगे, ज्यादा काम कर सकते हैं। तो ये एक से भले दो हुए, हमने पार्टनरशिप बना ली। अब पार्टनरशिप फर्म को कंट्रोल कौन करता है, तो आपको याद होगा पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 होता है वो पार्टनरशिप को कंट्रोल करता है। एंड मित्रों आप पढ़ चुके हो, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, कहीं से कहीं तक कंपलसरी नहीं होता है। बोल के बताओ जल्दी से, कंपलसरी है कि नहीं है? चैट बॉक्स देख रहा हूं मैं, क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? नहीं है ना। फिर एचयूएफ होता है, यार एचयूएफ बनाकर भी मैं कर तो बिजनेस ही रहा हूं। अच्छा एचयूएफ क्या होता है ना, फुल फॉर्म मत बोलना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मुझे मालूम था तुम फुल फॉर्म यही बोलोगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बट हाँ एचयूएफ मतलब क्या होता है, एक ऐसी हिंदू फैमिली जिसके सारे मेंबर्स मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं। तो अल्टीमेटली भैया कर तो बिजनेस ही रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, बिजनेस ही कर रहे हैं। प्रेमा बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुकुंद आपने भी बिल्कुल ठीक कहा है, क्या कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। बोलते रहो गेन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना। तो एचयूएफ क्या है, एक ऐसी हिंदू फैमिली जिसके सारे मेंबर्स मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं। तो इनडायरेक्टली तो मैं यही कह रहा हूं कि एचयूएफ भी क्या करता है, बिजनेस। अब एचयूएफ को गवर्न कौन करता है, ओ भाई एचयूएफ, ये क्या लिखा मैंने, एचयूएफ को गवर्न कौन करता है, बोले हिंदू लॉ। हिंदू लॉ से गवर्न होता है वो, उसके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगता है, उस पर कंपनीज एक्ट नहीं लगता है, सोसाइटी एक्ट या एलएलपी नहीं लगता है, उस पर क्या लगता है, हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हिंदू लॉ में कहीं नहीं लिखा है कि एचयूएफ का क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। मैं बिना रजिस्ट्रेशन करवाए भी एचयूएफ बना सकता हूं। क्लियर हुई यहां तक की चीजें? चलें, शुभी का कहना है सर जरूरी है कि हिंदू फैमिली ही होगी। बिल्कुल बेटा, आप खुद मेरे को सोच के बताओ कि किसी मुस्लिम का एचयूएफ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। किसी क्रिश्चियन का एचयूएफ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। नाम से ही क्लियर है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक ऐसी हिंदू फैमिली जिसमें सब जने साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका डिवाइडेशन नहीं हुआ है, विभाजन नहीं हुआ है, साथ में मिलकर ही काम कर रहे हैं। दादाजी भी हैं, पापा भी हैं, हम भी हैं और हमारे भी बच्चे हैं, इतनी हमारी बड़ी फैमिली, सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, वो होता है एचयूएफ। ठीक है, तो ये एचयूएफ जो है ना बेटा, वो स्टेटस से आता है। अगर आपका स्टेटस हिंदू का है तो ही आपकी एचयूएफ होगी, अगर आपका स्टेटस हिंदू का नहीं है तो आपकी एचयूएफ नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ पार्टनरशिप का बर्थ कैसे होता है? जैसे मैंने आपको बोला कंपनी का बर्थ, कंपनी का बर्थ जैसे कंपनी है, कंपनी का बर्थ तो कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन पर। एचयूएफ का मैंने बोला, एचयूएफ का बर्थ कैसे होता है, तो बोले स्टेटस से, कि अगर आप हिंदू हैं तो ही होगा। मुझे बताओ पार्टनरशिप फर्म का बर्थ कैसे होता है? पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 4 अगर आपको याद है तो आप बहुत इजीली आंसर दे सकते हो।
कविता का कहना है पार्टनरशिप डीड से बनता है पार्टनरशिप फर्म। कविता नहीं, पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप डीड राइटिंग में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। तो ये गलत जवाब है। सुभी का कहना है तो अगर मुस्लिम फैमिली को बिजनेस करना है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओ, आप पार्टनरशिप फर्म बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कंपनी बना लो। बाकी किसी में रिलीजन नहीं देखा जाता है, इसी में रिलीजन देखा जाता है ना। शुभी का कहना है हो गया ये। मुस्कान, बाय वर्चू ऑफ एन एग्रीमेंट, वेरी गुड, ये सही आंसर है जो मुस्कान ने दिया है। क्या पार्टनरशिप का बर्थ होता है एग्रीमेंट से, जो कि एक्सप्रेस भी हो सकता है, जो कि इम्प्लाइड भी हो सकता है। पार्टनरशिप का बर्थ होता है काय से, एग्रीमेंट से होता है। क्या शर्मा जी वर्मा जी ने मिलकर जब एग्रीमेंट किया ना तो पार्टनरशिप बनी है ना। सरिता ने कमेंट डिलीट कर दिया अपना। फिर आशुतोष का कहना है बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टनर्स अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट विथ डूइंग बिजनेस। म्यूचुअल कंसेंट मतलब वो इंप्लाइड एग्रीमेंट हो गया, आपका भी कहना सही है आशुतोष। वो म्यूचुअल कंसेंट मतलब क्या हो गया, इंप्लाइड एग्रीमेंट हो गया। एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एक्सप्रेस मतलब राइटिंग में हमने एग्रीमेंट किया है, इंप्लाइड मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो गया, बिल्कुल सही है ना। फिर प्रेमा का कहना है ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट तो नहीं होता है कि केवल ट्रस्ट से ही हो। जैसे हो सकता है ए और बी आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं बट दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। मतलब ये है कि मन में शंका तो है, यार ये कभी चीट नहीं कर दे, ये कभी चीट नहीं कर दे, ऐसा हो सकता है। मतलब तो ट्रस्ट नहीं, बेसिकली होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी। एक्सप्रेस मतलब ओरल या राइटिंग में क्लियरली हमने डिसाइड कर लिया है ना। प्रेमा वही बता रहा हूं मैं कि एक्सप्रेस मतलब क्या होता है कि जैसे शर्मा जी हैं और वर्मा जी हैं, ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाकर बिजनेस करना चाहते हैं, तो इन्होंने एक्सप्रेसली क्या कर लिया, एग्रीमेंट। मतलब राइटिंग में या ओरल सारी चीजें डिसाइड कर ली बट सब चीजें एक्सप्रेस है, ठीक है। दूसरा चोपड़ा जी हैं प्लस कौन है, भल्ला जी हैं। इन दोनों ने मिलकर भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया सीधे। इन्होंने राइटिंग के अंदर या ओरली कुछ भी चीजें डिसाइड नहीं की, तो सब कुछ कैसा चल रहा है, इंप्लाइड। सब कुछ कैसे चल रहा है, म्यूचुअल कंसेंट से। सारी चीजें ऐसे ही चल रही है ना। तो एक्सप्रेस का मतलब होता है ओरल या राइटिंग में आपने चीज डिसाइड की हो। इंप्लाइड का मतलब होता है पार्टीज के बिहेवियर से, लॉ के प्रोविजन से मान लिया गया है। अब पार्टीज का बिहेवियर ऐसा है कि दोनों कंसेंट में काम कर रहे हैं, मान लिया आपने, सीधी सीधी सी बात है। चले ये हम कंक्लूड करते हैं फटाफट से, और प्लीज रिवाइज करते जाएं। आप अपने ही प्लेस से बैठकर बोलते जाएं, आपको याद होगा, इसका बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो हमने देख लिया क्या, कहां जा रहा भाई, हमने देख लिया कंपनी क्या होता है, मोड ऑफ रनिंग एनी लीगल बिजनेस, बोलते जाएंगे। आप अपने प्लेस पर बैठ के बोलो, ऐसा मत सोचो कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा। आप ये समझो कि कैमरे में से मैं आपको देख रहा हूं, मेरी निगाहें आपके ऊपर। अपने साथ ऑनेस्ट रहो, अपने साथ ऑनेस्ट रहना बेस्ट पॉलिसी है। तो कंपनी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना। फिर हमने क्या देखा, बोले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं। तो हमने देखा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट। तो बोले कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो बोले कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। बोले नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, और बोलते जाना, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बोले जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। फिर कॉर्पोरेट फॉर्म में लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। नॉन कॉर्पोरेट में कैसी होती है, अनलिमिटेड। फिर नॉन कॉर्पोरेट में कौन कौन आते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और एचयूएफ। फिर कॉर्पोरेट में कौन कौन आते हैं, कंपनी, एलएलपी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंपनी को गवर्न कौन करता है, कंपनीज एक्ट। एलएलपी को कौन करता है, एलएलपी एक्ट 2008। कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। एंड कंपनी का बर्थ रजिस्ट्रेशन से होता है, एचयूएफ का बर्थ स्टेटस से होता है, एंड फर्म का बर्थ कैसे होता है, एग्रीमेंट से, चाहे वो एक्सप्रेस हो चाहे इंप्लाइड। हाँ बेटा आशुतोष आप लेट आए हैं, कोई बात नहीं, मैं ये लेक्चर वापस से YouTube पर अपलोड कर दूंगा, है ना, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। एंड
ब्रीफ में मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि एनसीएलटी मतलब हमने बोला था ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है हमारी। चलो ये भी अपन रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। हमने बोला था कि ये हमारी इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, ये लॉ का इंप्लीमेंट करती हैं। लॉ का इंप्लीमेंट करती है मतलब कि ये इंश्योर करती हैं कि लॉ के प्रोविजंस सबके द्वारा कंप्लाई किए जा रहे हैं। बोले इसमें कौन कौन आता है, तो बोले इसमें सेंट्रल लेवल पर आता है मोसा, रीजनल लेवल पर आता है आरडी, स्टेट लेवल पर आता है आरओसी, है ना। फिर हमने बोला था कि लॉ के प्रोविजंस का अगर किसी ने क्या कर दिया है नॉन कंप्लायंस, तो ये चेक करने के पर्पज से कि नॉन कंप्लायंस एक्चुअली हुआ है या नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती हैं। तो एडजुडिकेशन का मतलब ही यही होता है, क्या होता है कि वो प्रोसेस जिससे हम ये देख सकें कि क्या सही है क्या गलत है। एंड जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब जो एडजुडिकेशन करता है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है। तो कंपनीज एक्ट में दो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। एनसीएलटी ये देखती है कि अगर किसी कंपनी ने नॉन कंप्लायंस किया है तो वाकई ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, और एनसीएलटी के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप एनसीएलटी के पास जा सकते हैं, है ना। एंड प्लीज आशुतोष, आप डिटेल के लिए मैं आज वापस से वीडियो मतलब सारे लेक्चर्स के बाद ये अपलोड हो जाएंगे, आप प्लीज एक बार देखें इसको, है ना। चलें, थैंक यू प्रेमा, आपको सब क्लियर हुआ, उम्मीद है बाकी लोगों को भी क्लियर हुआ होगा, है ना। सरिता का कहना है कि गूगल मीट पर नी लग सकती क्या, बिल्कुल अपन गूगल मीट पर ही कर लेंगे। ये स्टार्टिंग का 5-7 दिन जो आपको डेमो वाला है जिसमें सब लोग फ्री हैं, जो भी आकर देखना चाहे देख सकते हैं। एक बार आप लोग सेटिस्फाइड हो जाओ, आप लोगों को लगे कि हाँ सही हाथ में हैं हम, आप लोगों को सब समझ में आ रहा है, आप फीस पे कर दो। उसके बाद आपका क्या बना दिया जाएगा, गूगल क्लासरूम बना दिया जाएगा और उसी के ऊपर फिर अपन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा है लाइक करें, अच्छा लगेगा मुझे भी। एंड अब अपन 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और अपन फिर स्टार्ट करते हैं बेटा जिगल। मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, ऑफिस से आपके पास लिंक आ जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय, ब्रेक ले लें 10 मिनट का, आप भी फ्रेश हो जाएंगे।